जेल में जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का रिफॉर्म होने का कोई चांस नहीं। उसने जाके पुलिस वालों को मारा और उसको छुड़ा के ले गए। पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिशियंस की, जो इनको बढ़ावा देते हैं, और पुलिस की भी है। 6,000 करोड़ का बिजनेस है पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग। बीजेपी का एक तरह से ये एक स्टैंप थी कि पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व इन ड्रग। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा कैसे हुआ? मतलब इसे इतना बड़ा कि कोई जेल में बैठकर सलमान खान को मारने की धमकी दे। तो बिश्नोईस का एक ये भी बहुत पॉपुलर है कि वो बदला जरूर लेती है। सिद्धू मूसेवाला हमारे गैंगस्टर सीन में इन्वॉल्व था और बहुत सारी बातें जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। पंजाब स्टेट से जुड़ी एक कहानी है कि 80s और 90s के दशक में वहाँ पर जब दूध वाले अपना कैनिस्टर लेकर जाते थे घरों में दूध देने, तो उनके पास एक 303 ज़रूर होती थी। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कोई डकैती का सीन है या फिर किसी प्रकार के उपद्रव का सीन है, फिर भी एक दूध वाला भी अपने साथ 303 रखता था। उसको शहर से शहर में ही मूवमेंट करना होता था, फिर भी उसके पास बंदूक होती थी। तो कुछ इस तरह का गन कल्चर पंजाब में था। और इसके अलावा भी पंजाब से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हिंदी पट्टी के राज्यों में, नॉर्थ के स्टेट्स में उतनी पॉपुलर नहीं हैं। और एक बड़ी मशहूर किताब है, हाल फिलहाल में लिखी गई है, हु किल्ड मूसेवाला, द स्पाइरलिंग स्टोरी ऑफ वायलेंस इन पंजाब। तो पंजाब की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें अपराध है, ड्रग्स है, गैंगस्टरिज्म है, और भी बहुत तरह के विमर्श हैं जो देश के बहुत से लोगों से अनजान हैं। तो इस तरह के तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे द ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट श्री जुपिंदरजीत सिंह से। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रो दीजिए कि क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इस तरह के जर्नलिस्ट को लेके फैसिनेशन बहुत है। जी, सबसे पहले तो थैंक्स, आपका बहुत शुक्रिया। आप लखनऊ से इतनी दूर आए हैं और मैंने आपके YouTube देखे हैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ा अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप एक पंजाब का जो मसला है उसके लिए भी सेंसिटिव है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। धन्यवाद। और तो मैं ट्रिब्यून में डेप्यूटी एडिटर हूँ। द ट्रिब्यून में मेरा कोई 27-28 साल का जर्नलिज्म एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में मैंने रिपोर्टिंग की है। और मेरा जो गांव है वो है खालड़ा विलेज है, जो कि अब तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पहले अमृतसर में था, और ये लाहौर से अबाउट 17-18 किलोमीटर शॉर्ट है। ये बिल्कुल लास्ट विलेज है बॉर्डर के ऊपर। तो ये मेरा एंसेस्ट्रल विलेज है। और मेरा जो जन्म है, मेरी जो लाइफ है वो पटियाला में हुई है। पटियाला में महिंद्रा कॉलेज में और चिल्ड्रन मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हूँ। तो वहीं से मेरा जर्नलिज्म शुरू हुआ है। और इस दौरान मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, क्रिमिनल से भी मिला, टेररिस्ट को भी इंटरव्यू किया है, और कुछ भगवान की दया से कुछ अच्छी न्यूज़ को इन्वेस्टिगेशन करने का भी मुझे चांस मिला। ये सिद्धू मूसेवाला का चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ? मतलब आपको एक पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री, उसके बाद ग्लोबल आर्टिस्ट पर किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया? जी यस, इनफैक्ट ये मेरी 6th किताब है मूसेवाला जी के मर्डर के ऊपर। तो इससे पहले मैंने एक कहानियों की किताब लिखी, जिसको आपके लखनऊ के ही प्रकाशक हैं जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, नूतन कहानियां के, वो मिले फेसबुक पर। वो छोटी छोटी प्रेम कहानियां हैं, कुछ फनी कहानियां हैं, और बहुत सारी कहानियां हैं जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की लाइफ के ऊपर है, कि कैसे लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं और उनके घर कट गए हैं। इतने ऐसी डिवीजन हुई है कि उनके घर कट गए हैं, तो उनकी लाइफ की कहानियां हैं। और मेरा हमेशा फोकस रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा एक कंट्री बने। मेरी बहुत इच्छा है, बिकॉज ये बहुत अननेचुरल कट हुआ है। तो हालांकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दोनों कंट्रीज में वॉर हुई है, पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट भेज रहा है, पाकिस्तान
कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बहुत इंडिया में खून बहा है, बहुत से हमारे जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है। तो मेरा फोकस कहानियों का दोनों देशों को जोड़ के एक देश देखने का है, ये था। और फिर मेरी एक किताब थी, एक जस्सी नाम की लड़की थी, कैनेडियन इंडियन लड़की थी कनाडा से, जिसका पंजाब में ऑनर किलिंग हो जाती है बिकॉज उसने अपना हस्बैंड खुद चूज किया। तो फिर ये मूसेवाला जी की के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके बारे में बुक लिखूंगा, बिकॉज मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ। तो मेरा पंजाबी म्यूजिक कल्चर इंडस्ट्री में सिर्फ इतना ही रहा है, जब उनके बीच में गैंगस्टर्स आए, परमीश वर्मा सिंगर थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, गिप्पी गरेवाल को रैंसम कॉल्स आई, पंजाबी इंडस्ट्री में बंटी बैंस को आई। तो ऐसे ऐसे मेरा यही था उनके साथ। यहाँ मेरा कुछ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ताल्लुक था, जब कबड्डी प्लेयर्स को एक्सटॉर्शंस हुई, गैंगस्टर्स ने कबड्डी लीक ली, तो एज अ क्राइम रिपोर्टर ही था। मूसेवाला जी को मैं कभी लाइफ में नहीं मिला हूँ, और मेरी कहानी शुरू ही उनके मर्डर से होती है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। आई विश कि मैं उनकी बायोग्राफी लिख पाता, उनसे मिल पाता। तो लेकिन मैंने उनके बारे में न्यूज़ की हैं, जो गन कल्चर के बारे में आपने बात की, तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 4 FIRs हुई थी, मैंने वो रिपोर्ट की हैं, या मैंने वो रिपोर्ट की हैं। तो मेरी कहानी शुरू ही वहाँ से होती है, जिस दिन से मर्डर है। और किताब का मैंने इमीडिएटली नहीं सोचा था। किताब का इनफैक्ट मैंने, जब उनका अंतिम संस्कार होता है, तो उनके फादर पगड़ी उतार के, इतने जो लाखों करोड़ों लोग उनके साथ रो रहे थे, दुख में शामिल थे, तो उन्होंने उनको जब वो एक तरह से थैंक्स किया, और पगड़ी उतारना बहुत बड़ी बात होती है, आत्मसम्मान एक तरह से। या तो वो उसने बहुत मेरे दिल को छुआ। मैंने रिसेंटली, मेरे फादर जी का स्वर्गवास हुआ था, तो मैं बहुत अटैच था एक फादर और सन के रिलेशनशिप में। तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत बहुत आइडियल रिलेशनशिप है फादर सन का। तो तब से मैंने सोचना शुरू किया। मीनवाइल, बिकॉज पब्लिशिंग इंडस्ट्री में मैं चल रहा था, तो किसी ने मुझे बोला कि आप इस, बिकॉज मेरी ऑलमोस्ट डेली न्यूज़ आ रही थी, और काफ़ी फुल पेज कवरेज भी आ रही थी, कुछ इंटरव्यूज़ भी हुई थी, और तो पब्लिशर ने बोला कि आप इसके ऊपर लिख रहे हो। तो मैंने तब तक काफ़ी रिसर्च का काम कर लिया था, और पुलिस को कवर करते रहे हैं, गैंगस्टर्स की प्रोफाइलिंग पता है, रिसर्च कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही उन्होंने बोला कि हमें तो ये बुक 3 महीने में चाहिए। तो फिर इसीलिए ऐसे ही बुक का प्लान बना, जो बेसिकली प्योरली एक क्राइम बुक है, जो मूसेवाला जी के मर्डर से शुरू हो रही है, बट बिकॉज उनका मर्डर पंजाब की कहानी का हिस्सा है, तो ये पंजाब की बुक है। अच्छा, जैसे जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री अब क्या है, काफी ग्लोबल हो गई है जी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के सीन में आने से पहले जी, जैसे एज सच कोई सिंगर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं बना था। बिल्कुल। तो आपको क्या मतलब, इसका रीजन क्या लगता है कि सिद्धू ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर कैसे बने? जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि पंजाबी सिंगर्स, आप गुरदास मान से अगर शुरू हो जाएं, तो वर्ल्ड में बड़े फेमस रहे। चमकीला जी, जिनके ऊपर फिल्म बनी है, वो भी फेमस रहे। दिलजीत दोसांझ, गिप्पी गरेवाल, इन सब ने वो किया। लेकिन मूसेवाला अकेला बहुत लोगों के बराबर था एक टाइम पे। जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, इनके जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मूसेवाला की वैल्यू 500 करोड़ रुपीस है। जो उनका इलेक्शन एफिडेविट था, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी 2022 की इलेक्शन, कांग्रेस के टिकट पे, जी, तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरी 2016-17 में आई थिंक 1 करोड़, पहले तो कुछ 3-3.5 लाख ही थी उनकी एनुअल इनकम, फिर 1 करोड़ हुई, फिर 3 करोड़ हुई, फिर 5 करोड़ हुई, और अभी भी आज उनकी वैल्यू, मतलब सिर्फ यूट्यूब से लगभग 9 से 10 करोड़ उनको हर महीने रॉयल्टी आ रही है उनकी, उनके सॉन्ग्स के ऊपर, आप सिर्फ यूट्यूब से। तो वो अकेले मेरे हिसाब से उनके रिटर्न पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा है। और फिर सिद्धू मूसेवाला के जो लिरिक्स थे, वो बहुत अपील किया है लोगों को ना। उन्होंने यूथ को अपील किया, उन्होंने एक जो पंजाब में वैक्यूम है हीरो वर्शिप का, उसको अपील किया। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर जो बनाए सॉन्ग्स, उन्होंने पेरेंट्स को भी अपील किया, ओल्ड जनरेशन को भी अपील किया।
और बिकॉज वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे, उन्होंने खालिस्तान एलिमेंट पे भी बोला, गैंगस्टर्स के बारे में भी बोला, सतलुज यमुना लिंक के बारे में बोला। तो बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज ऑल्सो भी उनका वो भी सर्कुलेशन होती है। अगर आपकी कंट्रोवर्सी है तो आपकी सर्कुलेशन होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे सिद्धू मूसेवाला के जो लिरिक्स थे ये इतने एग्रेसिव और एजिटेटिव क्यों थे? मतलब इसका इंस्पिरेशन क्या था? देखिए, पंजाब में शुरू से ही बहुत अग्रेशन रहा है। जो ये पंजाबी कल्चर है, हम लोगों ने कोई भी ऐसा बहुत रेयर टाइम आता है जब पंजाब में पीस है। चाहे आप आज़ादी से पहले ले लो, मिडल एजिस में ले लो, इंडिया में ले लो, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस ले लो आप, तो यहाँ हमेशा इन्वेडर्स आते रहे हैं, हम उनसे लड़ते रहे हैं। तो ये ऐसी बात है जो धीरे धीरे जाएगी। तो खून में एग्रेशन है हमारे यहाँ पे। फिर एक पंजाब का जो नाता है, पंजाबीज अभी भी मन में जो सिख गुरुज थे जिन्होंने दिल्ली से इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, राइट, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने दिल्ली से लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों के आगे आगे वो झुके नहीं। तो एक पंजाबी खून में ऐसा है कि ये हमारा इलाका है, हम दिल्ली के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। हालांकि अगर आप उसको ओवरऑल एक इंडियन नेशन के उसके इंडियन फेडरेशन के ऊपर देखो, जियो पॉलिटिक्स को देखो, तो अभी हम इंडिया का हिस्सा हैं। और बहुत से 99% ऑफ पंजाबीज इंडिया को अपना हिस्सा मानते हैं। एक 1% है जो एक अलग वैक्यूम है, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो और हैं। सिद्धू मूसेवाला कभी भी उस 1% में नहीं थे, वो खालिस्तानी नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट को चैलेंज भी किया अपने 295 सॉन्ग में, और जिससे कुछ दिनों बाद ही उनका मर्डर हो जाता है। तो ये हमारे खून में है। हमारे यहाँ जो हीरो हैं, हमारे हीरोज कौन है? जग्गा डाकू हमारा हीरो है जो आउटलॉ था। जूना मोड़ जो एक आउटलॉ डाकू था, वो हमारे हीरोज है। तो हमेशा एक ऐसे को हीरो माना जाता है जो जो ताकतों से, शासकों से पंगा लेता है। अच्छा, मैंने सुना सिद्धू मूसेवाला पे पीएचडी भी हो रही है। जी हाँ, इनफैक्ट काफ़ी पीएचडीज हो रही हैं। कोई उनके लिरिक्स पे पीएचडी कर रहा है। लिरिक्स के भी कई डिविजन्स हैं। बिकॉज एक मेरे पास स्टूडेंट आए हैं जो ये कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स में मैं बहुत है, नार्सिसिज्म बहुत है उनके उसमें। तो कोई उनके लिरिक्स में पंजाबी फोक को ढूंढ रहा है, कोई कुछ है। मुझे लग रहा है 10-11 पीएचडीज हो रही हैं। कुछ रिसर्चर्स ने मेरे से भी बात की है उसके बारे में। तो अभी आपने एक नाम का जिक्र किया, जसविंदर कौर जस्सी, जी कनाडा की निवासी एक महिला, जिसका आपने बताया पंजाब में ऑनर किलिंग हुई, जी और उस पर शायद आपने किसी इंटरव्यू में कहा है कि आपने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स और 2 बुक्स लिखी। जी। तो क्या वो केस आपको, मतलब आपको लगता है कि उस केस में जस्टिस होने की उम्मीद है, और या फिर जो आप इतना लिखते रहे उससे शायद जस्टिस की होप बनी रहे या जस्टिस मिल जाए उस केस में? जी हाँ, बिल्कुल। उस केस को 24 साल हो गए हैं। और मतलब केस था क्या एग्जैक्टली? ऐसा था कि एक पंजाब में लुधियाना एक जिला है, वहाँ पे एक जगरांव सब तहसील है। उस जगरांव में एक गांव है काउंके खोसा कला। ओके। तो उसमें एक लड़का है जिसका नाम है सुखविंदर सिंह मिट्ठू, और वो एक कबड्डी प्लेयर था। और उसका 2 कमरे का घर है। उनके पास 2 या 4 एकड़ जमीन थी। तो उनके घर के पास ही एक हवेली है, जैसे आप पंजाबी फिल्मों में देखते हो, हवेली है जो बदेशाज की हवेली है। तो बदेशाज एक कास्ट है, जट कास्ट है। तो वो जो बदेशा हैं वो कनाडा में थे, कुछ फैमिली यहाँ पे है। तो उनकी बेटी थी जसविंदर कौर जस्सी। तो वो 96 में इंडिया विजिट कर रही थी। उसका जन्म भी बाहर हुआ, वो पली बड़ी भी बाहर है, लेकिन फैमिली बहुत ट्रेडिशनल थी। तो वो इंडिया आई हुई थी, और इंडिया आके उसने मिट्ठू को देखा और उनका आपस में प्यार हो गया। और जस्सी नहीं समझती कि एक ही गांव में शादियां नहीं होती, एक ही क्लैन में शादियां नहीं होती। दोनों सिद्धूज थे, और ये ऊपर से जो बदेशास हैं वो बहुत रिच हैं, और मिट्ठू बहुत पुअर था। उनके 100 एकड़ से ऊपर हैं, मिट्ठू के 2-4 एकड़ हैं। तो इसलिए
उनका आपस में शादी को लेके काफी ऑब्जेक्शंस थी। मिट्ठू की फैमिली की तरफ से नहीं थी, जस्सी की मदर और मामा जो विदेशर्स थे उनको थी। तो इन्होंने सीक्रेटली 4 साल अपना सीक्रेट अफेयर चलता रहा और 2000 में उन्होंने आई थिंक 17 अप्रैल को इन्होंने शादी करवा ली सीक्रेटली, और फिर उसके बाद उनका 8 जून को उनका मर्डर कर दिया जाता है जस्सी ऑनर का। किलिंग। या तो ये ऑनर किलिंग हुई बिकॉज उस केस में 12 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिनको लीड कर रहा था एक सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, और 2 अच्छा, एक्यूज थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, उनको लीड कर रहा था इंस्पेक्टर। या एक सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह जो उस समय लुधियाना का सीआईए इंचार्ज था, और उसके ऊपर ये एलिगेशन था और उसकी कन्विक्शन हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। 3 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर रोड एक्सीडेंट में मारे गए, बाकी लोगों को बरी कर दिया गया। तो इनको अब वो तीनों लोग भी बाहर आ गए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनकी पूरी हो गई है, लेकिन जस्सी मर्डर केस अभी भी चल रहा है। बिकॉज जो उसके मदर थे, जस्सी की मदर है और उनका मामा है, उनको 2018 में एक्स्ट्राडाइट किया गया कनाडा से 18 साल मर्डर के बाद। तो अब वो ट्रायल फेस कर रहे हैं संगरूर कोर्ट में, और बिकॉज वो दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों की एज लगभग 75 प्लस है, तो उनको कोविड के दौरान बेल मिल गई और वो बेल पे बाहर आए। और अभी तक ये सिर्फ सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी अगर वहां पे कुछ भी फैसला हो जाता है, वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट से पहले ये केस सॉल्व हो जाएगा, फैसला आ जाए। जी। तो ये बहुत स्लो पेस है इसमें, ऊपर से आप उनको, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आप उनको क्या सजा दोगे ना। और जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उनको फांसी की सजा नहीं दे सकते। एक तरफ तो उनको सजा नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जो मिट्ठू है जस्सी का हस्बैंड जो जिंदा है अभी, उसके ऊपर 7 केस किए गए जिनमें से 6 में वो बरी हो चुका है। 6 झूठे केस पाए गए थे, 7वां केस उसके ऊपर चल रहा है, वो है उसके ऊपर ड्रग स्मगलिंग का केस चल रहा है। उसमें भी वो बेल पे आप 2-2.5 साल वो जेल में रह के आया। वो कहता है कि ये भी झूठा केस है जैसे पहले 6 केस थे। तो पुलिस कह रही है कि मिट्ठू के पास से काफी नशा मिला है। तो ये चल रहा है इसके ऊपर। अभी डियर जस्सी एक फिल्म बनी है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, मेरी 2 किताबें इंग्लिश में आई हैं, अभी हिंदी में उसके ऊपर किताब रिलीज की है प्रभात प्रकाशन ने। एक थी मिट्ठू की जस्सी, तो वो हिंदी में अवेलेबल है, जो हिंदी के रीडर्स हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। जैसे आपने बात की, एक पूरा केस एक्सप्लेन किया मर्डर का, ऑनर किलिंग का, और तो ओवरऑल पंजाब में क्राइम, गैंगस्टर्स और गन कल्चर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? देखिए, ये छोटा मोटा एक हीरो वर्शिप की तरह चलता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो गैंगस्टरिज्म शुरू हुआ है वो हुआ है जब श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी 2007 के बाद। और उससे पहले अगर पंजाब में कोई गैंगस्टर था तो वो था डिम्पी चंदपान, जो कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का मेन गैंगस्टर थे, उनका वो प्रोटेजी था। तो उन्होंने पंजाब में गैंगस्टरिज्म का जो फादर है वो डिम्पी चंदपान था। उसके बाद जो सेकंड आया वो रॉकी फाजिल का था। रॉकी फाजिल का अकाली लीडर्स के बहुत क्लोज था। तो बहुत से यहाँ पे एलिगेशंस हैं कि जो गैंगस्टर्स को बढ़ाया है वो कुछ अकाली लीडर्स का उसमें हाथ है। और एट द सेम टाइम कांग्रेस लीडर्स के भी काफ़ी क्लोज रहे हैं कुछ गैंगस्टर्स। तो कहने का मेरा मेन ये है कि पॉलिटिशियंस की सपोर्ट से ये गैंगस्टर्स बढ़े हैं। और कौन थे गैंगस्टर्स? छोटे मोटे स्टूडेंट लीडर थे, कोई स्पोर्ट्समैन था, स्पोर्ट्स में उनकी लड़ाई होगी, वो सोच रहे थे हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो उनकी लड़ाई झगड़े हो गए। कुछ स्टूडेंट इलेक्शंस में पंजाब यूनिवर्सिटी के वहाँ लड़ाई झगड़े हो गए। छोटे छोटे केसेस पुलिस के पास चले गए। पुलिस की भी कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट लीडर को एक क्रिमिनल में डिफरेंशिएट करो। हमारे जो लॉ है उसमें ये प्रोविजन नहीं है डिफरेंशिएट करने का। जो मर्डरर है वो मर्डरर है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। लेकिन एक स्टूडेंट लीडर का अटेम्प्ट टू मर्डर, एक क्रिमिनल का अटेम्प्ट टू मर्डर से डिफरेंट है। वो सब एक ही जेल में डाल दिए जाते हैं।
वो क्राइम की यूनिवर्सिटीज बन जाते हैं। फिर पॉलिटिशियंस कहते हैं आप तो चिंता मत कर, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। जेल में उनको बड़ा गैंगस्टर मिल जाता है, वो उनको कहता है मेरा वकील होगा, तुम जेल में मेरे पास हो। पॉलिटिशियंस भी फंडिंग शुरू कर देता है, तो ऐसे ऐसे करके पॉलिटिशियंस ने ही इन गैंगस्टर्स को बनाया है। एक टाइम पे मुझे याद है कि 2015 में कोई 50 के करीब गैंग्स थे, और फिर उसके बाद 2018-19 में 500 गैंग्स हो 500 गए। गैंग्स। तो अब 2000 से ऊपर मेंबर्स हैं। अब तो इस समय काफी कम हुए हैं, बिकॉज गैंगस्टरिज्म कम हो रहा है पंजाब में। अच्छा, आपने शायद लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा था कि 100 एकड़ ज़मीन है उसके पास। जी, 110 है। 110 एकड़। और फिर जब पुलिस उसको किसी छोटे मोटे केस में जेल में डाल देती है, जी उससे तो मतलब उससे तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम का एक्सपोजर मिल जाता है। जी बिल्कुल, यस फिर वो यस करेगा ही क्या? या तो लॉरेंस बिश्नोई की भी यही कहानी है। वो एक अच्छा स्टूडेंट था, और वो चंडीगढ़ में अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ता रहा है वो। और जैसे ही वो चंडीगढ़ में आया, चंडीगढ़ में जो दूसरे शहर से आते हैं वो चंडीगढ़ में ना लड़के खो जाते हैं। ओके। तो उनको यहाँ पे कोई संभालने वाला कौन होते हैं? वो संभालने वाले होते हैं जो उन्हीं के इलाके से पहले आए होते हैं। और फिर वो, अगर तो उनको कोई ऐसा लड़का मिल जाए, सीनियर मिल जाए जो पढ़ने वाला है, तो वो पढ़ जाते हैं। अगर उनको गेड़ी मारने वाला मिल जाए, एक झुंड झुंड कल्चर वाला मिल जाए, तो वो गैंगस्टर बन जाएंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने उसको यहाँ पे मिले एक विक्की मिड्डू खेड़ा था, जो बाद में अकाली लीडर हुए, जिनका मर्डर भी हुआ। तो उससे वो वहां पे वो चलता रहा। और फिर जैसे ही वो जेल में गए ना, तो जेल में जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का रिफॉर्म होने का कोई चांस नहीं है। उसको अपने से बड़ा ही कुछ मिलता रहा। फिर उसको पॉलिटिशियन संभालते रहे। फिर उनको जो इनकी अदालत में तारीख होती है, इन लोगों की जो कोर्ट हेयरिंग होती है, वहां पे देखो इनको कितने यंगस्टर्स मिलने आते हैं जो इनको भगवान की तरह करते हैं। कोई उनके लिए बादाम ला रहा है, कोई पिस्ते ला रहा है, कोई कुछ करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सारा। तो आई मीन देयर हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ रिटर्न। तो सरकार का इंटरवेंशन कहाँ है? सरकार तो खुश है। शेरा खुब्बा वो कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करता था, उसी को वहां पे गुरप्रीत सिक्खों मिल गया, वो भी कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करता था। जो जयपाल गैंग था, वो पहले चल रहा था, हाईवे रॉबरी कर रहे थे। उनको लगा कि यार ये शेरा खुब्बा बहुत दलेर लड़का है, तो वो उसको ले गए कि तू राजीव राजा गैंगस्टर को हमने छुड़वाना है पुलिस कस्टडी से। तो राजीव राजा को बठिंडा से किसी दूसरे शहर में, बरनाला में शायद, लेके जा रहे थे कोर्ट हेयरिंग में। तो रास्ते में उस पुलिस से मिली भगत थी, तो किसी रास्ते में चाय पीने रुक गए। तो शेरा खुब्बा एक बॉडी बिल्डर था, तो उसने जाके पुलिस वालों को मारा और उसको छुड़ा के ले गए। तो वो हीरो बन गया इतना बड़ा। इतने गैंगस्टर फिर शेरा खुब्बा बनना चाहते हैं। ये एक चेन है जो चलती रही। विक्की गाउंडर आ गया, काफी दूसरे आ गए, तो ऐसे ही गैंगस्टर बड़ा। और इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिशियंस की, जो इनको बढ़ावा देते हैं, और पुलिस की भी है जो आई एम श्योर के शायद उन्होंने बहुत यूथ को बचाया होगा, पर कम से कम इनको नहीं, किसी ने भी उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की। जैसे 2012 से 2022 का जो पीरियड है, ये कहते हैं कि पंजाब के लिए ट्रांजिशन पीरियड जैसा था, कि इस बीच बहुत कुछ हुआ। इस पर आपने भी एक आध बड़े अच्छे रिमार्क किए हैं कि क्या क्या हुआ। जी जी। तो एक मतलब ये क्या था, ये पंजाब 2012 से 2022 के बीच कितना बदला और क्या क्या हुआ? जो 2012 है ना, वो एक पूरा वाटरशेड ईयर मानता हूँ मैं पंजाब को। अगर आपको पंजाब, आज के पंजाब को समझना है, तो आपको 2012 को स्टडी करना पड़ेगा। 2012 में अकाली बीजेपी सरकार, ये इलेक्शन हुए थे, तो वो दोबारा पावर में आना चाहती थी। दूसरा कांग्रेस थी। पंजाब में क्या होता है, 5 साल कांग्रेस आ रही है, 5 साल अकालीज आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम अकालीज रिपीट हुए। तो रिपीट होने के बाद आप देखोगे कि सडनली पंजाब में काफी कुछ हुआ, जैसे गैंगस्टर्स बढ़ने शुरू हो गए 2012 के बाद। उसके बाद सडनली ड्रग केसेस बढ़ गए पंजाब में। मुझे याद है कि 2000 में पूरे साल में शायद 5 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, 5 kg ऑफ हेरोइन। क्या किस साल की बात है ये? सन 2000 में। 2000 में, ठीक। 2000 में। और 2007 में
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई थी 2007 में, 7 साल बाद। हाँ, उसमें पंजाब को ट्रांजिट पॉइंट बोला गया ड्रग्स का। जो अफगानिस्तान से ड्रग्स चलता है वो पंजाब से होकर पूरी इंडिया में और दुनिया में स्मगल हो रहा है। सो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, सो पंजाब बन गया ट्रांजिट पॉइंट। 2012 में पंजाब बन गया कंजम्पशन पॉइंट। पंजाब के लड़कों ने ड्रग्स को लेना शुरू कर दिया। मतलब वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुकने लगी। यस, अब आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है। आगे भी जा रही है। पंजाब में फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे उसको आइस बनाई जाती थी, ओके। जिसको के रेप ड्रग भी बोला जाता है, एक्सटेसी उसको भी बोला जाता है। तो ऐसा पंजाब में 2012 ऑनवर्ड्स होना शुरू हो गया। 2014 में पंजाब इंडिया में नंबर 1 हो गया एज फार एज जो रिकवरी ऑफ हेरोइन और केसेस रजिस्टर थे। तो अब देखो कैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2014 में ही एक पंजाब पुलिस का डीएसपी था जो कि शॉर्ट पुटर था शायद, तो उसको पुलिस ने पकड़ा ड्रग्स की स्मगलिंग में। तो उसने बयान दिया कि 6,000 करोड़ का बिजनेस है पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग का, और उसी ने नाम लिया एक अकाली लीडर का, विक्रम सिंह मजीठिया का, कि वो ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, और वो केस चल रहा है। फेमस नाम है ये भी, मजीठिया जी आया, तो वो बादल फैमिली के साथ लिंक्ड है। तो ये सारा कुछ सडनली चलता रहा। इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो कि श्रोमणी अकाली दल की के साथ उनका अलायंस था, 2007 में भी सरकार में थे, 2012 में भी वो इकट्ठे लड़े और उनके मिनिस्टर्स थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम 2014 पार्लियामेंट जो इलेक्शंस हुई है उसमें बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पंजाब का उन्होंने रिलीज किया, उसमें नंबर 1 प्रॉमिस क्या था कि हम पंजाब में ड्रग्स खत्म करेंगे, और उनकी खुद की सरकार है पंजाब में। तो दैट मीन्स बीजेपी का एक तरह से ये एक स्टैंप थी कि पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग ट्रेड। और उसके बाद बीएसएफ का 2017 के बाद बीएसएफ का जो एरिया है वो 50 किलोमीटर्स कर दिया गया फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो बीएसएफ का जो इन्फ्लुएंस है, जो वो उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो पहले 5 किलोमीटर था फ्रॉम द जीरो लाइन पाकिस्तान, अब वो 50 किलोमीटर्स कर दिया गया। तो आप देखो कैसे कैसे ये ग्राफ चलता रहा। तो उसी दौरान 2012 के बाद ही पंजाब में गैंगस्टर्स सडनली हुए, 50 गैंग्स, 500 गैंग्स, और गैंगस्टर्स की जो आपस में गैंग वॉर है, पहले तो वो बढ़ते रहे हैं, और गैंग वॉर तो खैर डिम्पी चांदमान का भी मर्डर हुआ था, रॉकी फाजिल्का का भी मर्डर हुआ, पर जो मेन चेन ऑफ गैंग वॉर है वो 2016 से हुई। फिर 2015 में सैक्रिलेज इंसिडेंट हुए, जो हमारे बेअदबी हुई गुरु ग्रंथ साहिब की, जो लिविंग गुरु है सिखिज्म के। तो ये ऐसा पैटर्न चलता रहा, और इसके लिए जो एक वाटरशेड ईयर है वो 2012 है। म्यूजिक इंडस्ट्री भी इसी बीच बूम की पंजाब। यस, एग्जैक्टली मैं उस पे आ ही रहा था। तो इसी दौरान आप क्या देख रहे हो कि सडनली पंजाब में रियल एस्टेट में बहुत जंप आ रहा है। तो रियल एस्टेट में सबको पता है कि बहुत सी ब्लैक मनी यूज होती है। फिर पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री 2012 से ऑनवर्ड्स शुरू हुई है, जो कि इस समय वन ऑफ द मेन इंडस्ट्री है इंडिया में। अभी भी साउथ इंडिया के इंडस्ट्री तेलुगु, तमिल, मलयालम इंडस्ट्री के बराबर नहीं है, बट फिर भी बहुत है। सो पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी म्यूजिक इतना बॉलीवुड में भी यूज हो रहा है, हॉलीवुड में भी यूज हो रहा है। तो ये सब साथ के साथ ही सडनली चलता रहा है। अच्छा, पंजाब के लिए सबसे बड़ा खतरा आपको क्या लगता है? 3 अगर चुनना हो तो खालिस्तान की मांग करने वाले, मतलब खालिस्तानी एलिमेंट्स, दूसरा ड्रग्स, या फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स। इन 3 में सबसे बड़ा रिस्क क्या है पंजाब के लिए? अब देखो, सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में लॉरेंस बिश्नोई तो एक छोटा सा पॉन है। ओके। उसको अभी वो जेल में है, तो एलिगेशन है कि उसको एक पर्टिकुलर पार्टी या कुछ एजेंसीज उसकी हेल्प कर रही है, राइट, जो पंजाब में नॉर्मली माना जाता है। और तो उससे इंडिविजुअल से तो इतना क्या खतरा होगा, इंडिविजुअल्स को खतरा हो सकता है। खालिस्तान की डिमांड है बिकॉज ऑफ अमृतपाल सिंह, जिसने डिमांड की। अब वो मेंबर पार्लियामेंट है, खडूर साहब से वो पंजाब में सबसे ज्यादा बहुमत से वो जीता है।
लेकिन जो पंजाबी है, जो एवरेज पंजाबी है, इवन जो खडूर साहब है, मैं वहां गया था इलेक्शन कवर करने, किसी ने भी अमृतपाल को इसलिए वोट नहीं डाली कि वो खालिस्तान की बात कर रहा है। ओके। वो कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह को नजरबंद नहीं किया जाना चाहिए, अगर उसने कुछ किया है तो उसके ऊपर ओपन केस होना चाहिए, कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए। तो पंजाबी में एक ये फीलिंग है कि किसी के साथ धक्का नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स सब जगह ही ऐसा है, पर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि जो आउटलॉज हैं उनको ज्यादा हीरो कल्चर, एक हीरो वर्शिप का जो कल्चर है वो चलता रहा है। जो पंजाबियों को खालिस्तान एलिमेंट बहुत कम है पंजाब में। यू सी जो मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स है उसमें मैं ये बोलता रहा हूँ कि मसल पावर की अब दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ओके। आप एक बटन दबा के किसी भी कंट्री को मिसाइल से खत्म कर सकते हो। जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें आपकी इन्फेंट्री की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ड्रोन्स ही आपके लिए फाइट करेंगे। तो जो पंजाबी ब्लड है वो इन्फेंट्री वाला है, वो आगे सीने पे गोली खाने वाला ब्लड है, जिसकी मॉडर्न उसमें यूज नहीं रहा है रहेगा। पंजाबीज को, और हम बहुत सारे पंजाबीज आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वही फ्यूचर है यहाँ पे। पंजाबीज को अगर खतरा है तो उनको पंजाबी पॉलिटिशियन से खतरा है, जो अपने 2 साल के बेनिफिट के लिए, छोटे मोटे एडवांटेज के लिए गैंगस्टर्स को और रेडिकल एलिमेंट जैसे अमृतपाल सिंह है उनको, जो मेन पॉलिटिशियंस हैं वो यूज करते हैं। अभी अकाली दल के 2 डिवीजन हो गए हैं और दोनों के दोनों डिवीजन इंस्टेड कि हम यूनाइटेड हों, अगर हमने गलतियां की हैं उसकी हम माफी मांगे, दोनों के दोनों अमृतपाल के सपोर्ट के लिए इंच कर रहे हैं। ओके। तो अकालीज को मॉडरेट सिख माना जाता है, तो अगर वो रेडिकल्स के पास जा रहे हैं तो वो डेंजर है पंजाब के लिए। तो पंजाबीज को सबसे ज्यादा खतरा है वो जो ये नैरो माइंडेड पॉलिटिशियंस हैं उनसे खतरा है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा कैसे हुआ? मतलब जैसे इतना बड़ा कि कोई जेल में बैठकर सलमान खान को मारने की धमकी दे, ये अपने इंटरव्यूज में जेल के अंदर से। ना सिर्फ धमकी दी है, उसने 3 बार प्लान किया है सलमान खान के ऊपर अटैक का। एक बार तो अभी गोली भी चली रिसेंटली, उससे पहले उसने 2 शूटर्स भेजे थे रेकी तो करने के लिए। तो इसमें जो बिश्नोईज हैं वो ये मानते हैं कि हम, अब ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। बिश्नोईज किसी की जिंदगी नहीं लेते, वो एक छोटे से जीव जंतु को भी जिनको दूसरी कम्युनिटीज कीड़ा मकोड़ा समझती हैं उनको बिश्नोईज पूछते हैं। वो पेड़ को काटने नहीं देते। ओके। ये बिश्नोई है, ये बेसिकली 20 नोई से बना है। 20 नोई मीन्स 20 प्रिंसिपल्स या 20 प्रोमिसेस, 20 वाउज हैं, और वो सारी प्रो एनवायरनमेंट है, एंटी एनवायरनमेंट नहीं है। वो जीव हत्या के खिलाफ है, ये सब नॉन वेजिटेरियन है, शाकाहारी होते हैं बिश्नोईज। तो उन्हीं बिश्नोईज में से एक लड़का है जो इतना बड़ा किलर बना है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है उनका उसमें। तो वो बेसिकली वो कह रहा है कि मैंने, सलमान खान ने हमारा ब्लैक बक मारा था, इन नील गाय को सलमान खान ने मारा, जो तो उसके लिए मैं इस बदले में उसको मारूंगा। तो बिश्नोईज का एक ये भी बहुत पॉपुलर है कि वो बदला जरूर लेते हैं। जो एक रिवेंज का ट्रेडिशन है बिश्नोईज में, वो मरते दम तक उनका बदला जनरेशन्स में चलता है। एक तरफ तो वो बिल्कुल अहिंसावादी हैं और एक तरफ जो उनके बदले की ट्रेडिशन है वो बदला उनका जनरेशन तक चलता है, तो वो है। और लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा किसने बनाया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या उसको गैंगस्टर्स ने ही बनाया या उसको कुछ उसकी सपोर्ट की गई पॉलिटिशियंस या सम एजेंसीज के, जिसने उसको बड़ा बनाया। अच्छा, जैसे लॉरेंस का एक वर्जन ये भी है कि जैसे सिद्धू मूसेवाला, उसने एक इंटरव्यू में ही बोला कि सिद्धू मूसेवाला हमारे गैंगस्टर सीन में इन्वॉल्व था, मतलब वो उसकी इंटरफेरेंस पूरे पंजाब के गैंगस्टर सीन में बढ़ रही थी जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही बात है कि सिद्धू की जो इन्वॉल्वमेंट या फिर जो रिलेशन था वो गैंगस्टर एलिमेंट्स के साथ थी? देखिए, ड्यूरिंग मैंने किताब की रिसर्च से पहले भी मैं उनके बारे में केसेस रिपोर्ट कर रहा था। तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने केसेस 4 FIRs की हैं। उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, अभी उनके ऑलमोस्ट
2.5 साल हो गए हैं। तो अगर कोई ऐसा एविडेंस है कि मूसेवाला एक गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व था तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए। तो सिर्फ लॉरेंस ये कह रहा है कि मूसेवाला विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में इन्वॉल्व था, और ये भी कहा जाता है कि मोहाली में किसी लड़के का मर्डर हुआ था या एक्सीडेंटल फायर हुई थी, पर कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। जब तक, अब एक पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो किसी के पास एविडेंस है तो वो उस एविडेंस को बाहर क्यों नहीं लेके आते। ये तो हो गई पुलिस और उनकी बात। जो मेरी रिसर्च में ये है कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर से बहुत रैंसम कॉल्स आती थी, एक्सटॉर्शन कॉल्स आती थी, और उनको ये भी बोला जाता था कि अगर आप शो कर रहे हो तो आप शो यहाँ नहीं यहाँ करोगे, इसके पास शो नहीं करोगे। अगर आप किसी कबड्डी लीग में जा रहे हो गाना गाने, शो करने, तो आप नहीं जाओगे, आप हमारी कबड्डी लीग में जाओगे। तो ये जरूर सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला को इनकी धमकियां आती थी, और उस दौरान ही बात हुई है कि इनकी कोई जेल में कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी हुई हैं, काफी भी हुई हैं, पर मेरे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक पुलिस तंग करती है तो आप सीबीआई के पास चले गए पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि सिद्धू मूसेवाला को दूसरे गैंग ने प्रोटेक्शन दी हो, लेकिन क्या सिद्धू मूसेवाला ने वो प्रोटेक्शन मांगी थी? क्या सिद्धू मूसेवाला प्रोटेक्शन अगर मांग भी ले तो क्या सिद्धू मूसेवाला उनके साथ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ? तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे कॉपीराइट डिस्प्यूट्स थे जब उन्होंने कनाडा से यहाँ आए, तो कॉपीराइट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का या तो कोर्ट में होता है, या मोस्टली ये केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में जिसका इन्फ्लुएंस होता है वो चलता है। ये बहुत रिसर्च का मसला है कि वो जो उसके डिस्प्यूट से जो सेटलमेंट है वो कैसे हुई, किसने करवाई, कैसे की। पर वो ऐसी बातें हैं जहां तक मैं नहीं पूरी तरह से पहुंच पाया हूँ, और बहुत सारी बातें हैं जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें पता है, लेकिन हम उनको बैक नहीं करते किसी एविडेंस के साथ। लॉरेंस, पर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे जेल में बैठकर इंटरव्यू देना स्वाभाविक सी बात है, फिर आपको फोन कहीं से मिला, कनेक्शन या वाईफाई जैसे क्या है वो कहीं से मिला, ये सब बिना सिस्टम के सपोर्ट के तो पॉसिबल नहीं है, नियर टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो क्या सिस्टम भी सपोर्ट करता है इन लोगों को, और करता है तो किस लेवल पे कर रहा है कि ये लोग इतने फ्रीली इंटरव्यू दे पाते हैं और इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, भगत सिंह जैसा खुद को पोर्ट्रे करते हैं? या तो लॉरेंस बिश्नोई अकेला इनमेट था जिसकी की इंटरव्यूज आई हैं। एक नहीं, उसकी 2 इंटरव्यूज आई हैं, राइट। वो इंटरव्यू बाद में हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है। उसके बारे में उसके कंटेंट के बारे में कोई कहीं नहीं बोल सकता। 2 एफआईआर्स हुई हैं, उन एफआईआर्स को हुए भी कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो इंटरव्यू कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी और किसने करवाई। अच्छा, मतलब ये भी नहीं पता किस जेल में हुई थी? किस जेल में हुई थी ये भी नहीं पता। जेल में हुई थी या पुलिस लॉकअप में हुई थी या जेल से बाहर हुई थी। बिकॉज उस जैसे हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जेल क्या ऐसी है जहाँ पे नॉइस नहीं होगी? हर जगह, यहाँ तो आपके स्टूडियो में नॉइस नहीं है। जेल के बैरक में उसको कोई अकेले को रूम नहीं मिल सकता, वो एक बैरक में है, तो क्या वहाँ पे कोई और नॉइस नहीं थी? देयर वाज नो बैकग्राउंड नॉइस वहाँ पे। और दोनों में बहुत अच्छी लाइटिंग भी है, आप देखो दोनों इंटरव्यूज में, हाँ, बहुत अच्छी लाइटिंग है। और फिर पहली इंटरव्यू में उसकी दाढ़ी है और उसने कुछ और कपड़े पहने हैं जिसको पंजाब पुलिस ने चैलेंज किया। तो उसके बाद वो दूसरे इंटरव्यू में कह रहा है कि देखो मैंने तो वही कपड़े पहने हैं जो आप बोल रहे हो। सो वो डायरेक्ट, आई मीन, वो मेरा पूरा मानना है कि वो इंटरव्यू पंजाब में हुई है। वो कैसे हुई, वो किसने करवाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के ये बात नहीं हो सकती। उसमें को बहुत बड़ी
पावर है जो इन्वॉल्व है, जिसने वो इंट्रोड्यूस कराई है, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम था पंजाब में जब एक तरफ अमृतपाल ग्रो कर रहा था और दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जो 10 महीने बाद ऑब्जर्व की जाती है वो आने वाली थी। और मतलब बहुत से ऐसे मसले थे जिनमें पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट था, और वो किया गया। वो किसने किया, कैसे किया गया, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे पंजाब का जो यूथ है, ये जैसे ड्रग आपने बताया कि वन डे प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत जी डिकेड से है, और कब ये आई और कब सप्लाई की जगह पंजाब में रुकी और यूथ इससे एडिक्ट होता गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जब प्रॉब्लम बढ़ रही थी, पॉलिफरेशन स्टेज से मैच्योरिटी वाले स्टेज में जा रही थी, तो हमारी एजेंसीज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, ये सब क्या मतलब कौन सी नींद में सोए थे कि ये इनको पता ही नहीं लगा कि ड्रग का सिनेरियो इतना बड़ा होता जा रहा है। यस, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जितने वो 20 साल के पुलिस ऑफिसर्स थे सबके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ये करेगा कौन, कौन सी गवर्नमेंट करेगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, वो भी इवेंचुअली सिर्फ एक अकाली लीडर पे आ गए। जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है स्टेट में, उन्होंने एक एआईजी राजजीत सिंह के वो सबसे बड़े उसको पकड़ा, उसके ऊपर एफआईआर की, वो पकड़ा नहीं गया। वो भागा हुआ पिछले 1 साल से, ओके। वो पकड़ा नहीं गया इनसे। जो सेंटर की सरकार ने अभी तक सिर्फ ईडी के थ्रू उन्होंने मजीठिया को, विक्रम सिंह मजीठिया को क्वेश्चन किया है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। एट द सेम टाइम जो गैंगस्टर्स हैं वो फेक पासपोर्ट्स पे, ना सिर्फ गैंगस्टर्स बट कुछ स्मगलर्स भी फेक पासपोर्ट से इंडिया से निकल के कनाडा और यूएसए में बैठे हैं। तो इन सब की एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये मेरे बस अकेले के बस का बात नहीं है, मैं कुछ इंटरव्यूज में बोल सकता हूँ ये सब बात, लेकिन वो सब एक एक कैसे पासपोर्ट पे वो बाहर चले गए, किसने उनको फैसिलिटेट किया, और ये ड्रग्स को कैसे एक जहाँ पे 3-4 किलो हेरोइन पूरे साल में पकड़ी गई है, उसके बाद आप ट्रांजिट पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट बन गए। और पंजाब में इस साल अभी तक कोई 600 किलो हेरोइन पकड़ी जा चुकी है। 6 महीने हुए हैं। पिछले साल 1300 किलो पकड़ी गई, 1351, और 1351 केजी हेरोइन पकड़ी बहुत गई। होता है ये। और अगर आप यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर का जो उन्होंने असेंबली में बोला है, कम से कम 1 लाख हेरोइन कंज्यूम करने वाले हैं, हेरोइन एडिक्ट हैं, जिनको चिट्टा खाते हैं वो बोलते हैं पंजाब में। तो अगर वो 1 लाख जो एडिक्ट है, अगर वो दिन में कितना 0.50 भी खा रहा है, तो आप देखो कि कितने ग्राम हेरोइन और कितने किलो हेरोइन डेली बन रही है, की जरूरत है। और इतने का रिकॉर्ड है। हाँ, और आप पूरे साल में 1300 किलो हेरोइन पकड़ के बोल रहे हो कि हमने बहुत बड़ी पकड़ बहुत ली। सी ऐसी होगी जिसका रिकॉर्ड नहीं होगा। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक पंजाब की डेली कंजप्शन ही 1000 से 1500 किलो हेरोइन बनेगी, अगर आप आधा ग्राम के हिसाब से भी चलोगे 1 लाख को डिवाइड करके। और ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये पुलिस की कैलकुलेशन है कि यार हम तो इतनी पकड़ रहे हैं, पर इससे ज्यादा, आई मीन इससे कितने टाइम्स हेरोइन पंजाब में आ रही है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंजाब का जो यूथ है ड्रग्स के जाल से बाहर आ पाएगा, और आ पाएगा भी या नहीं? मतलब आपको क्या होप नजर आती है? यस ऑफ कोर्स, देखिए पंजाब में ना फेजेस रहे हैं, टेररिज्म का फेज रहा है, फिर कम्युनिज्म का फेज रहा है, सेपरेटिस्ट का रहा है। या सेपरेटिस्ट और टेररिज्म का। अब आप देखो कि जो 1 लाख एडिक्ट है, अगर आप उसको कंपेयर करो पंजाब की 3 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा होगी हमारी पॉपुलेशन, तो उसके सामने तो 1% से भी कम है ना। अगर आप उसको ऐसे देखो तो ये मानना नहीं चाहिए कि सारा पंजाबी ही एडिक्ट है, तो ओके। है ना। तो ये देखने का नजरिया है। आप ये कह सकते हो, आर्गुमेंट दे सकते हो कि सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो हेरोइन ले रहे हैं, ठीक। दूसरी तरफ का नजरिया है कि यार एक लड़का भी क्यों ले, एक लड़के को भी ये जो जहर है, ये जो सफेद जहर है, उसको क्यों मिले। दोनों नजरिए हैं। तो आपको
दोनों में से किसको आप फॉलो करते हो वो मेन बात है। मैं फॉलो करता हूँ कि एक को भी नहीं मिलना चाहिए। एक लड़के की मौत भी अगर जहर खाने से हो रही है तो वो बड़ी बात है, उसका मतलब ड्रग्स यहाँ पे बड़े हैं। सिमिलरली पाकिस्तान बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे जब हमारा कोई भी सैनिक शहीद हो रहा है तो मेरा मानना है कि हमारी 71 वाली, 65 वाली और कारगिल वाली वॉर चल रही है। गोली चल रही है तो वॉर चल रही है। सिमिलरली अगर एक लड़का भी ड्रग्स से मर रहा है या ले रहा है तो वो ड्रग्स की वॉर हमारी चल रही है। तो ये तो एक नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि 1 लाख लोग ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी पंजाबी हैं वो पंजाबी ऐसा नहीं है कि वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में या गैंगस्टर में, पंजाबीज ने बहुत अचीव भी किया है। जो सारा इंडिया गलवान वैली में जो चाइना फोर्सेस के साथ हमारी लड़ाई हुई है उसमें 4 लड़के 19-20 साल के लड़के जो अग्निवीर थे, सॉरी अग्निवीर नहीं थे, वो गलवान वैली में पोस्टेड थे। उस थे, आई मीन उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी। वो 19-20 साल के 4 लड़के उसी मानसा जिले के शहीद हुए हैं जहां का सिद्धू मूसेवाला था, जो गन कल्चर को प्रमोट कर रहा था। तो जो हेरोइज्म है, जो ये पंजाब में हीरो है, वो है हमारे खून में। तो देश को उनको और मौका देना पड़ेगा। देश को उनको, मुझे लगता है कि पंजाबीज बाहर क्यों जा रहे हैं, बिकॉज उनको जॉब मिल रही है। आप देखो रशिया में एक पंजाबी लड़का रशियन आर्मी से लड़ाई करते हुए मर गया, तेजपाल सिंह। अभी न्यूज आई है कि हरप्रीत सिंह नाम का लड़का है। और जो रशियन ऑफिसर्स और इंडियन गवर्नमेंट का जो अनकन्फर्म्ड ऑफ द रिकॉर्ड जो एडमिशन है वो है कि 200 पंजाबी लड़के इस समय रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ रहे हैं। तो वो क्यों घर से छोड़ के वहां लड़ रहे हैं जब हमारी खुद की आर्मी है? तो पंजाब को, इंडिया को, पंजाबीज को दोबारा आर्मी में लेना पड़ेगा। उनके लिए नया कोटा बनाना पड़ेगा, उनके लिए और रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। और पंजाबीज वो हीरोज हैं, उनको हाथ में गन पकड़नी अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको नौकरी नहीं दोगे तो वो गन पकड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको एक मौका दे सकते हो टू कम फ्रॉम दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि हीरोज इन गलवान वैली से रिसेंट इंसिडेंट कोई नहीं है जिसका मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, और उसी पंजाब के 4 लड़के वहां पे शहीद हुए। उसी पंजाब के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति। जी जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी बातचीत देश के मशहूर पत्रकार श्री भूपिंदरजीत सिंह जी के साथ, जिसमें हमने पंजाब के तमाम पहलुओं पर बात की, इस उम्मीद के साथ कि पंजाब का जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा। जो ड्रग्स की मार है वो पंजाब में शून्य होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बातचीत में, इस तरह के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए नमस्ते।